किस स्थान पे रखा, हमें क्या मिला, शहीदों को क्या मिला, समाज को क्या मिला और समग्र रूप में मधेश को क्या मिला। मुझे उन कवियों को याद करने का मन करता है, दिल चाहता है कि मुझे कहने में तकलीफ महसूस होती है कि जब शहीद के आत्मा जब एकांत जगह में, जब शांत वातावरण में, जब अपने में बात करता होगा तो शहीद भी हमारे ऊपर असंतुष्टि जाहिर करता होगा। उनकी आत्मा हमारे ऊपर, हमारे कामों के, हमारे नेतृत्व पे धिकारती होगी और वो यही कहते होंगे कि हमने किसके नेतृत्व में अपनी जान गंवाई, हमारे समाज को क्या मिला, हमारे परिवार को क्या मिला, मधेश को क्या मिला, मधेशी युवा, महिला, विद्यार्थी और समग्र आयामों को क्या मिला। ये बहुत बड़ी सवाल हमारे मधेशी शहीदों की आत्मा के आवाजों में गूंजता होगा। लेकिन ये आवाज, ये प्रश्न सिर्फ प्रश्न बन करके रह जाता है। हम इसके कारण को नहीं तलाश पा रहे हैं कि हमने जितने भी शहादतें दी हैं, हमने जितने भी आंदोलन किए हैं, उस आंदोलन के सारे परिणामों को हमारे नेताओं ने उठाकर पद और पैसे पे ले जाकर के बेच दिया। और कल परसों हमारे मधेश के एक ऐतिहासिक नेता, जिसके नाम पे, जिसके आंदोलन के नाम पर राजीव राउत जैसे सैकड़ों मधेशियों ने अपनी शहादत दी थी, उन ऐतिहासिक नेता से हमारे कुछ मित्र काठमांडू में जाकर के बात किया था कि आप अभी बहुत बड़े मंत्री बन चुके हैं, 5-5, 6-6 महीने का आंदोलन करवाए, सैकड़ों लोगों को शहीद बनाए, हजारों को अंग भंग करवाए, हजारों को जेल में रखवाए, और आप बताइए आप किस मुद्दा पे, आप किस उद्देश्य से इस सरकार में शामिल हुए हैं। तो आपको आश्चर्य लगेगा ये सुन करके कि हमारे मधेश के वो नेता ने कहा था कि क्या कहें, मधेश को नेपाली लोगों ने इस तरह से जकड़ लिया है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। इस ढंग से मधेश को जकड़ करके रखा हुआ है। और क्या करें, जब राजनीति करते हैं तो मंत्री बनना पड़ेगा, नहीं बनेंगे तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी, आप लोग कैसे जिएंगे। ये जवाब आया था आपके नेता की तरफ से, मधेश के ऐतिहासिक नेता के जुबान से। तो मधेशी जनता से सलाम मधेश गठबंधन करना चाहता है कि क्या आपने जो शहादत दी थी, आपके बहुत सारे मित्र, आपके बहुत सारे संतान अंग भंग होकर बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे लोग जेल के अंदर जीवन को एक एक दिन गिन करके बिता रहे हैं। तो क्या उस नेता को मंत्री बनाने के लिए, सरकार में मस्ती करने के लिए हमने आंदोलन किया था, हमने सरकार में जाने के लिए नहीं, हमने मंत्रिमंडल में भाग वंडा करने के लिए नहीं। मधेश ने आंदोलन की थी, मधेशी जनता ने शहादत दी थी।
लेकिन क्या मिला मधेश को? क्या मंत्रिमंडल में भाग ले लेने से मधेश का मांग पूरा हो गया? क्या कोई मंत्री बन जाए तो मधेश का अधिकार मिल जाता है? तो अब क्या करना पड़ेगा? और हमने जो आंदोलन की, हमने 2008 साल से आज 2075 साल तक हमने जो आंदोलन की, हमने जो शहादतें दी, उसका फल जो मिला है वो क्या मिला है? वो फल मिला है कर का गुलाम बनने का, कर के नीचे, टैक्स के नीचे मधेश को बर्बाद होने का ये बदनसीबी मिला है। और कर की जो बात करेंगे आपको आश्चर्य होगा। दुनिया का नेपाल पहला देश है जो जनता पे इतना बड़ा कर लगाया हुआ है। ये पहला देश है दुनिया का, प्रथम देश है जो घूमने फिरने पे कर, हंसने पे कर, रोने पे कर, गाने पे कर, नदी पार करने पे कर, पेड़ पे चढ़ने पे कर, मुर्गा मुर्गी पे कर, बकरी बैल पे कर, घास पवार पे कर, ये सब पे कर। ये बताइए ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है? ये कौन सा गणतांत्रिक सरकार है जिस सरकार ने चुनाव से पहले जनता से वादा करता है कि अगर हमें बहुमत मिला तो हम देश का काया कल्प पलट देंगे, देश को अस्थायी सरकार चाहिए। ये देश को अस्थायी सरकार मिली है क्या ये अस्थायी कर प्रणाली लाने के लिए, या देश को और देश के जनता को खुशहाल देखने के लिए? किस लिए कर चाहिए? और अजीब बात है, अजीब बात है, हम कर के विरोधी नहीं है, कर सरकार को लेना चाहिए और सरकार को ही नहीं, हम जनता को भी कर देने का दायित्व बनता। कर नहीं देंगे तो देश कैसे चलेगा? कर नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? लेकिन क्या ये होता है कि आप 5 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को 10 क्लास का किताब पढ़ा सकते हैं? क्या 10 वर्ष के उम्र के बच्चे को आप 50 किलो का वजन लगवा सकते हैं? ये कितना वैज्ञानिक होगा? आप 5 क्लास में पढ़ रहे बच्चे को 10 क्लास का किताब नहीं पढ़ा सकते। 10 वर्ष के आयु के बच्चे को जब आप 50 किलो की बोझ नहीं उठा सकते, तो गरीबी में जी रहे जनता, जिसकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो, जो हर मोड़ पे आर्थिक समस्या को भुगतना हो, उस जनता पे हर जगह कर, हंसने पे कर, बोलने पे कर, रोने पे कर, बकरी पे कर, बैल पे कर। आज बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक जिला में नदी पार करने वालों पे कर, और नहीं, आपको आश्चर्य होगा, मधेश और नेपाल को अलग करने का काम ये सरकार खुद कर रही है। कैसे? वीरगंज का जितना भी मालपोत और नापी कार्यालय है, वो वीरगंज के नापी और मालपोत कार्यालय रात चोरी करके शिमला में लाया गया है। तो ये क्या इसे प्रश्न नहीं है कि मधेश अलग और नेपाल अलग होने की बात नेपाल की सरकार करती है? यह आश्चर्य की बात है, यह आश्चर्य की बात है। यह आश्चर्य की बात यह है कि वो मालपोत कार्यालय, वो नापी कार्यालय, नेपाल सरकार, उसकी भूमि सुधार मंत्रालय वीरगंज के मधेशियों पे भरोसा नहीं करते। तो जब हम नेपाल सरकार के भरोसे
और वो सरकार स्थापना करने के लिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। आपको पता है, आपको हमें पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कर अमेरिकी लोग देते हैं। अमेरिकी नागरिक अपने सरकार को सबसे ज्यादा कर देते हैं। श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आम जनता सब उपस्थित है। अमेरिकी नागरिक आजादी अंतिम सरकार को इसलिए कर देती है क्योंकि जनता नागरिक अमेरिका की सरकार को अपना सरकार मानती है और वो सरकार अमेरिकी नागरिकों को हर मोड़ पे, हर जीवन के हर क्षण में सहयोग करता है। अब आपने देखा होगा, एक फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, वो हर साल निकलता है, उसके अनुसार साल में 500 विश्व के सबसे धनाढ्य लोगों का चयन होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा धनाढ्य 500 लोग जितने हैं, हर एक साल उन 400 लोगों में अमेरिका के लोग कितने होते हैं? 400। 500 धनाढ्यों में अमेरिका कितने नागरिक होते हैं? 400। और उसमें भी दुनिया के 10 सबसे धनाढ्य लोगों में अमेरिका के 7 नागरिक होते हैं। ये क्यों होता? इसलिए कि अमेरिकी सरकार को वहां की पब्लिक, वहां का नागरिक, वहां का व्यापारी लाइन में खड़ा होकर आत्मा से, देश प्रेम के भावना से कर देता है। और कर जब देता है तो वहां की सरकार क्या करती है? अमेरिकी जनता को दुनिया के सबसे धनाढ्य भी बनाता है। ये कौन बनाता है? अमेरिका की सरकार बनाता है। दुनिया का सबसे संपन्न, सबसे धनाढ्य सरकार अपने जनता को देखना चाहता है, उसके अनुसार कार्यक्रम लाता है, उसके अनुसार बजट निर्माण होता है, उसी ढंग से जनता कर निर्धारण करती है और कर देती है लाइन में लग कर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ खरबों में कमाई करने वाला एनसेल कंपनी, जो अरबों का कर उसको देना चाहिए, वो कर कौन ले जाता है? कर कार्यालय में क्या पहुंचता है? खरबों में कमाई करने वाला एनसेल कंपनी का कर, अरबों का कर, वो प्रचंड के खाते में जाता है। वो केपी शर्मा ओली के बैंक में जाता है, शेर बहादुर देवा के बैंक में जाता है। वो अरबों का कर कौन खा जाता है? ये चोर लोग खा जाते हैं। और वो अरबों का बजट जो निमुखा मधेसी है, नेपाल के सामान्य जनता है, जो दिन खाता है तो रात के लिए सोचता है, रात खाता है तो सवेर के लिए सोचता है, उससे हर जगह कर, सोने में कर, रोने में कर, बोलने में कर, पानी पीने में कर, मर गया तो कर, जी गया तो कर। ये कौन सी प्रणाली है? क्या नेपाल के जनता ने इसीलिए यहाँ पे लोकतांत्रिक गणतंत्र लाया था? क्या गणतंत्र का मतलब यही होता है कि जनता को मार करके कर असलो? क्या गणतंत्र यही कहता है, लोकतंत्र यही कहता है कि जनता को जीने नहीं दो? और हम लोग कुछ लोग इस भ्रम में हैं। हम आंदोलन करेंगे। सुनिए, जय मधेश, जय मधेश, डॉक्टर सीके राउत जिंदाबाद, हमें इस बात को मान लेना पड़ेगा। नेपाल में हमेशा आंदोलन होता है। जब पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है तो आंदोलन, गैस का भाव बढ़ता है तो आंदोलन, सार्वजनिक यातायात का भाव बढ़ता है तो आंदोलन, विद्यार्थी का फी बढ़ता है तो आंदोलन। लेकिन जब आंदोलन आप करते हैं होता क्या? देख रहे थे क्या वो बना हुआ मूल्य फटा हो जाता है? वो बना हुआ मूल्य फटा होता है?
10 रुपया कर बढ़ा करके आजादी ही अंतिम विकल्प 2 रुपया फिल्टर ले लिया अपने लोगों से आंदोलन करवा करके, तो क्या ये आंदोलन सफल हो गया? ये सब नाटक है, ये सब फरेब है, ये सब धोखा है। और विदेशी जनता, आपको पता होना चाहिए कि कर अगर लिया जाता है तो उसका सबसे बड़ा मार क्या हिमालय के लोगों पे पड़ेगा? क्या हिमालय के लोगों पे पड़ेगा? क्या पहाड़ के लोगों पे पड़ेगा? सबसे बड़ा मार किसको पड़ेगा? सबसे बड़ा मार किसको पड़ेगा? इसलिए कि नेपाल सरकार के अनुसार ही, उसके अर्थ मंत्रालय के अनुसार ही के अंतिम विकल्प 76-78% राजस्व कहाँ से जाता है? मधेश से। तो जब 76-78% राजस्व मधेशी देता है तो सबसे बड़ा कर का मार किसको पड़ने वाला है? मधेश को। और इसीलिए क्या आपको लगता है कि नेपाल सरकार के नीति नियम से, नेपाल सरकार के संविधान और कानून से मधेश को कोई सुरक्षा, मधेश का कोई विकास होने वाला है? नहीं। और एक बात हम लोग और भ्रम में है। भ्रम क्या है? अरे विकास हो जाएगा तो हो जाएगा ना, मधेश में सड़क बना दे, मधेश में रेल चला दे, मधेश में विद्यालय खोल दे, मधेश में पुलिसों की स्थापना कर दे, अस्पताल खोल दे, तो मधेश का विकास तो हो गया ना। इसको समझना पड़ेगा। अभी देख लीजिए, भांडा में ही स्वास्थ्य कार्यालय है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस ऑफिस है, स्कूल है, नहर है, कोसी बैरेज है, यहाँ पे सब बहुत सारे कर्मचारी हैं। तो भांडा में अगर विकास होना होता तो भांडा के लोगों का पहले विकास होना चाहिए कि रोड का विकास होना चाहिए? लोगों का विकास होना चाहिए कि रोड का विकास होना चाहिए? जब तक लोगों का विकास नहीं होगा, जब तक लोगों का आर्थिक प्रगति नहीं होगा, जब तक मधेसी युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, जब तक मधेसी विद्यार्थियों को सही शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ कोई भी विकास करेंगे, वो विकास आपको ठगने का काम करेगा, वो विकास आपको लूटने का काम करेगा। समझ रहे हैं ना? ये हाईवे जो बना है, ये हाईवे विकास दिख रहा है कि बाप रे, ये हाईवे बना है काठमांडू और पोखरा जाने के लिए, तो मधेश का विकास तो है ना। लेकिन आप उसमें अंदर जा करके देखिए तो क्या ये मधेश का विकास है या मधेश का विनाश है? बोलिए, मधेश का विकास है, मधेश का विनाश है? मधेश का विनाश है। और मधेश में जितना चौड़ा रोड बनेगा, मधेश में जितने लीक का ट्रेन चलेगा, मधेश में जितना ऑफिस कार्यालय बनेंगे, वो सबके सब कार्यालय को, सबके सब हाईवे को, सबके सब ट्रेन के पटरियों को कब्जा कौन करेगा? नेपाली लोग करने वाला है। इसीलिए मधेश में भौतिक विकास नहीं, मधेश में रोड की विकास नहीं, मधेश में ट्रेन की लीक नहीं, मधेश में सबसे पहले जनता की विकास होना चाहिए। मधेश में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, मधेश में महिलाओं को शिक्षा मिलना चाहिए, मधेश में किसानों को बढ़ोतरी होना चाहिए। और तब जाकर के मधेशिया अपना विकास, कितने लेन का रोड बनाना है, कितने पटरी का ट्रेन चलाना है, कौन ऑफिस कहाँ पे बनाना है, विद्यालय कैसे बनाना है, हॉस्पिटल किसको देना है, ये सब कौन करेगा? मधेसी करेगा। ठीक है? अगर विकास ही सब चीज होता, आप सुन लीजिए, स्पेन एक बहुत विकसित देश है। अगर विकास ही सब कुछ होता तो स्पेन देश के कैटलोनिया, जैसे मधेश हम लोग अलग चाहते हैं, कैटलोनिया स्पेन का सबसे विकसित जगह है। स्पेन से कैटलोनिया अलग होना चाहता है, वहां पे विकास सबसे ज्यादा है, लेकिन वो अलग होना चाहता है। क्यों? इसलिए कि विकास से वहां के लोग संतुष्ट नहीं है, कैटलोनिया के
लोगों को स्पेन की सरकार क्या करती है? शोषण करती है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका, स्पेन का नाम आपने बहुत लोग नहीं सुना होगा। अमेरिका का नाम तो चुल्ली भी जानता है हमारा। अमेरिका का नाम तो बच्चा पैदा होते भी जान जाता है अमेरिका। हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश से भी कैलिफोर्निया नाम का एक प्रांत मधेश देश है, वो अमेरिका से अलग होना चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सरकार उस कैलिफोर्निया के लोगों के साथ विभेद करता है। विकास तो है, पैसा है, सुख सुविधा है, हर चीज है, दुनिया का सारा स्वर्ग वहीं पे है, लेकिन लोगों का आत्मसम्मान नहीं है, लोगों का अपना संस्कृति का पहचान नहीं है। इसीलिए कैलिफोर्निया के लोग क्या चाहता है कि हम अमेरिका से अलग होकर के रहेंगे, हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें कैलिफोर्निया देश चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि विकास आपको दे दे? मान लीजिए हम आपके छाती में से कलेजा निकाल लें और ऊपर से 10 किलो 25 किलो 50 किलो का सोना लाद दे, तो सोना तो सुंदर होता है, सोना तो बहुमूल्य होता है, सोना तो बड़ा कीमती होता है। तो आपके शरीर से, छाती से आत्मा निकाल करके आपको हम अगर 50 किलो का हार पहना दे सोना को, तो क्या वो सोना आपको चाहिए? चाहिए सोना की नहीं? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सोना को पहचानने वाला आत्मा होना चाहिए, सोना को पहचानने वाला, मूल्य देने वाला खोपड़ी दिमाग होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और समझ है नहीं तो सोना एक मृत आदमी पर लगा दीजिए, उसका कोई इज्जत है? कुछ नहीं। इसी तरह अगर कोई पार्टी, कोई मधेसी नेता या कोई पहाड़ी नेपाली नेता अगर ये कहता है कि तपाईं हरू आंदोलन छोड़ दिनुहोस्, मधेश में विकास को लहर फैलाइदिन्छौँ, मधेसमा स्वर्ग उतारिदिन्छौँ, मधेसमा रेल बनाइदिन्छौँ, चाहिदिन्छौँ, ये सब होगा, ये सब ठगाई का नारा है। मिलेगा कुछ नहीं। आपके ही जमीन पे वो नंगा नाच नाचेगा, नाच रहा है ना? ये सड़क पे किसकी राज है? क्या मधेसी का राज है? सड़क तो मधेश का है, हाईवे मधेश का है, यहाँ का पुलिस थाना मधेश का है। क्या वहाँ पे किसी मधेसी की औकात है कि जाकर के छाती खोल करके वहाँ बात कर ले? है किसी की औकात? फिर क्यों नहीं है? इसलिए कि वहाँ का जो हाकिम साहब है वो हमारा नहीं है, हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है वो हमारा नहीं है। और बड़ी सच्ची बात तो ये है, आप उस नेता पे क्यों भरोसा कर ले रहे हैं जो अपने लॉलीपॉप है? वो खुद लॉलीपॉप है, खुद जोकर है। अगर जोकर नहीं होता तो देश का पहला नागरिक रामवरण यादव मधेसी था, देश का दूसरा नागरिक परमानंद झा उपराष्ट्रपति मधेसी था। कभी बाबूराम भट्टराई के सरकार में 71-72% मंत्री कौन थे? मधेसी। अगर मधेसी में उतना औकात होता, अगर मधेसी मंत्रियों में, मधेसी सांसदों में, मधेसी नेता और पार्टियों में वो औकात होता, तो बाबूराम के सरकार में मधेश को सारा अधिकार मिल गया। क्या मिला? कुछ भी मिला? कुछ मिलने वाला नहीं है। और हम विकास के मामले में जितने जितने फंसते जाएंगे, जितने जितने हम विकास के नाम पे लोग बनते जाएंगे, हमारे आने वाला पुस्ता उतना ही बर्बाद होने वाला है, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये कर प्रणाली जो है ये बहुत सोच समझ कर लाया गया। और मैंने कहा कि वीरगंज से मालपोत और नापी कार्यालय को शिमला में लाया गया है, उसका लंबा प्लान है। आप हम जाने या नहीं जाने, लेकिन नेपाल सरकार योजना बना चुकी है, वो मानसिक रूप से तैयारी कर चुकी है कि मधेश में आप बहुत दिनों तक हमारा नेपाली शासन चलने वाला है कि नहीं है? वो जान गया है। मधेसी हम भ्रम में है, लेकिन वो जान गया कि अब मधेश में हमारा बहुत दिन तक शासन
इसलिए ये अंतिम काल है, ये अंतिम काल है। अंतिम काल में जितना भी दान दक्षिणा वसूलना है, कर के नाम पे, दक्षिणा के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, व्यापार के नाम पे, संसार के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, जितना भी वसूलना है सब वसूल करके नेपाल में ले जाए। और मधेश अब बढ़ने वाला नहीं है। और जब मधेश सर में कफन बांध करके, छाती में हिम्मत वाला पोस्टर चिपका करके जब मधेश आगे बढ़ेगा तो मधेश को छोड़ करके वो सारा पैसा ले देकर के हम कहां चलेंगे? नेपाल को चलेंगे, वहां विकास करेंगे। और आपको लगता है कि आपको पता है कि नहीं है, आप मधेश को आजाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है रोक सकता, कोई ताकत नहीं। और इस पे जितना मधेसी नेता लोग चर्चा नहीं करते हैं, जितना मधेसी बुद्धिजीवी चर्चा नहीं करते हैं, जितना मधेसी लोग चर्चा नहीं करते हैं, आप इंटरव्यू, अंतर्वार्ता नेपाली विद्वानों का, नेपाली लेखकों का, नेपाली राजनीतिक विश्लेषकों का अंतर्वार्ता देखिए, लेख पढ़िए और देखिए कि वो कितना त्रसित है, कितना भयभीत है, कितना आक्रोशित है। और अगर कोई आक्रोश में बात करता है कि मधेसी आई हमें कैसे छाड़ देना, हमें आजाद होने देना, हमें बड़ी जगह में बढ़ा, गोरखा का फुकड़ी जिंदाबाद था। तो गोरखा का फुकड़ी का औकात मधेसी जानता है। मधेसी न गोरखा के खुकड़ी से कभी डरा, और क्या डरने वाला है? जब हमारे पुरखा को गोरखा का खुकड़ी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो आपका खुकड़ी क्या कर लेगा भाई? अब तो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अब तो यूरोपियन यूनियन है, अब तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, अब तो दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं। इसलिए हमें नेपालियों के बातों में नहीं आना है। और आपको एक बात और हम बता देते हैं, दुनिया का जहां जहां भी उपनिवेश रहा, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो फिजी हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो फ्रांस हो, दुनिया के जितने भी देश उपनिवेश में रहा, वो उपनिवेश अंत होने का कारण क्या है? क्यों अंत हुआ? क्योंकि जो शासन कर रहे थे भारत पे अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज लोग अमेरिका पे शासन कर रहे थे, जो अंग्रेज लोग हांगकांग पे शासन कर रहे थे, जो अंग्रेज फ्रांस पे शासन कर रहा था, जो जापान चाइना पे शासन कर रहा था, और जो नेपाली, जो गोरखाली, कुमाऊं और गढ़वाल पे शासन कर रहा था, उत्तराखंड पे शासन कर रहा था, उसका अंत होने का कारण क्या है? उसका अंत होने का कारण सिर्फ और सिर्फ उसका दमन युक्त कर प्रणाली। जिस शासक ने जहां पे जितना अत्याचार किया कर वसूलने में, वहां का शासन उतना ही जल्दी खत्म भी हुआ है। और नेपाली लोग, नेपाल सरकार मधेश पे कर का जो दायरा लाया है, नीति लाई है, क्या ये शासन मधेश में कितना हम लोग टिका पाएंगे? कितना दिन तक आप लोग टिकने देने वाले हैं? बोलिए, क्या टिकने वाला है? और नहीं टिकेगा तो उसके लिए क्या आपके इर्द गिर्द में आपके नेता लोग, हमारे कुछ विद्वान पड़ोसी लोग ये कहते होंगे, बात है मधेश कहीं आजाद होता है, सपना तक इच्छा, सपना में बात करे छा, नेपाल कहीं टूटे वाला है। तो उनको ये कह दीजिए आप लोग कि हम लोग, हमारा न औकात है नेपाल को तोड़ने का, और न हमारा उद्देश्य है नेपाल को तोड़ने का। हमारा उद्देश्य क्या है? अपने मधेश को देश बनाने का। जो
जो मधेश नेपाल का नहीं है, कोई परवाह नहीं है, हम नेपाल को फोड़ने भी नहीं जा रहे हैं। मधेश आज भी उपनिवेश में है, मधेश आज भी एक देश के रूप में स्थापित है। इसी को भारत के तरह, इसी को अमेरिका के तरह, इसी को जापान और फ्रांस, फिजी और हांगकांग के तरह हम लोग एक देश के रूप में पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। हम लोग किसी देश को फोड़ने का औकात नहीं रखते हैं। नेपाल को हम लोग नहीं छोड़ना चाहते। नेपाली लोग नेपाल में रहे, ये मधेश का भूमि है, हमारे बाप दादों का भूमि है, ये स्वतंत्र मुल्क है और ये स्वतंत्र हर हाल में होना चाहिए। इसलिए नेपाली सरकार के द्वारा मधेश पे जो कर नीति लाया गया है वो अब बहुत दिन तक नहीं चलेगा। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, होना चाहिए। और नेपाली परंपरागत राज्य परंपरा टूट जाता है। जब वो गलत परंपरा होता है ना, तो वो गलत परंपरा को तोड़ना चाहिए। ये नेपाली परंपरा मधेश को लूटने के अलावा और कुछ नहीं करता है। इसलिए हम लोग फूल और मालों के साथ नेपाली शासकों को, नेपाली प्रशासकों को यहाँ से क्या करेंगे, विदाई करेंगे। हर हाल में करना है। और जो लोग कहते हैं कि मधेश में वो सेंटिमेंट नहीं है, मधेश की जनमत नहीं है, तो मधेश में अगर जनमत नहीं है स्वतंत्र मधेश की, तो नेपाल सरकार को तो इसका फायदा उठाना चाहिए, जनमत संग्रह करवा देता और उसी के पक्ष में अगर ज्यादा मत आ जाता तो हम लोग सब नेपाली हो जाते। तो नेपाल सरकार जनमत संग्रह क्यों नहीं करवाता है, क्यों नहीं करवाता है जनमत संग्रह? इसलिए कि स्वतंत्र मधेश के पक्ष में ये बुद्धिजीवी कुछ लोग, ये नेता करने वाले कुछ लोग लाख चिल्ला ले, जब मधेश में जनमत संग्रह होगा नेपाल या मधेश, तो जनता किसमें वोट देने वाली है? मधेश में। और उतना ही नहीं, मैं 22 जिला घूमता हूँ मधेश का, 20 जिला। मेरा आकलन है, जिस लोग मधेश में नेपाल सरकार जनमत संग्रह करवा ले या हम अपने तैयारी के साथ जनमत संग्रह करवा ले, तो 70-80% जनता स्वतंत्र मधेश देश के पक्ष में मत देने वाली है। ये हम लोग इसलिए ये कर प्रणाली जो है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसको अंत करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनता है। और कर प्रणाली ही नहीं, कर प्रणाली में बहुत विरोध करेंगे तो जैसा मैंने कहा सुधार ला देगा। जैसे 5 रुपये का बदला 50 रुपये ले रहा है, तो क्या करेगा, 5 रुपया काट देगा, 45 रुपया कर देगा। तो क्या 5 रुपया से 50 रुपया में गया हुआ कर को क्या मधेश 5 रुपया घटवा करके 45 रुपया तुरने के पक्ष में है? नहीं है। तो जब नहीं है तो कर को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा? आजाद प्रदेश घोषणा करना होगा शांतिपूर्ण रूप में, बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप में हमें आजाद होना होगा। इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी और ये बहुत जल्द हम लोग घोषणा करने वाले हैं। आप इसके लिए तैयारी कीजिए और उसके लिए जेल भरो आंदोलन में आप कितने लोग